हेलो स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर, पेपर फर्स्ट। और आज का हमारा टॉपिक है किंडरगार्टन के गुण एवं दोष। तो किंडरगार्टन प्रणाली, इससे पहले जो हमने अपनी वीडियो अपलोड की है उसमें हमने बताया है कि किंडरगार्टन प्रणाली क्या है और उसका क्या उद्देश्य था और उनके कौन कौन से सिद्धांत थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किंडरगार्टन प्रणाली जो है वो उस किंडरगार्टन प्रणाली के कौन कौन से गुण और दोष हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं किंडरगार्टन प्रणाली और उसके गुण एवं दोष। जैसा हमने पहले भी बताया, किंडरगार्टन प्रणाली की जो स्थापना है वो फ्रोबेल ने की थी और फ्रोबेल एक आदर्शवादी थे। उनका ये मानना था कि जो शिक्षा जो है वो बच्चे, क्योंकि ये 6 और 7 साल से छोटे उम्र के बच्चों की थी, कम इससे जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए ये शिक्षा रखी गई है। तो बच्चे ये चीज़ें घर में रह करके नहीं सीख सकते। तो उन्होंने फ्रोबेल ने ये किंडरगार्टन प्रणाली की स्थापना की और विद्यालय की स्थापना की। और उनका ये मानना था कि बच्चों को खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, उपहारों के माध्यम से बच्चों को अगर हम उचित शिक्षा देते हैं तो बच्चों का सही विकास हो सकता है। तो इसी के लिए उन्होंने जो है वो उपहार के माध्यम से, छोटे छोटे गीत कहानियों के माध्यम से बच्चों को सीखने का अवसर दिया। उसके अलावा बच्चों को उन्होंने आत्मक्रिया पर बल दिया, स्वयं सीखने पर बल दिया कि बच्चों को अच्छा, अगर खुद बच्चे अगर कोई चीज़ खुद करके यदि कोई कार्य सीखते हैं तो वो स्थायी, जो वो ज्ञान उनको मिलता है या जो वो अनुभव उन्हें मिलता है वो स्थायी होता है। तो जो किंडरगार्टन प्रणाली को जो फ्रोबेल ने स्थापना की थी, तो अगर हम यदि देखते हैं कि वो एकता अनेकता में एकता के सिद्धांत पे लागू था, आत्मक्रिया पर बल देता था, स्वतंत्रता पर बल देता था, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर देता था, तो बहुत सारी उसके अंदर विशेषताएं थी, गुण थे। और उसके अलावा कुछ इस प्रणाली में कुछ कमियां भी थी, कुछ दोष भी थे। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि जो बालवाड़ी प्रणाली है या जो किंडरगार्टन पद्धति है उसके क्या गुण हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज, इस पद्धति का जो गुण है वो बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करता है, कि बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। एक बच्चा घर में रहकर भी शिक्षा माता पिता से प्राप्त कर सकता है, कि उसका शारीरिक विकास भी हो सकता है, लेकिन जो एक उचित विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। वो चीज़ें, उसको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, सही शिक्षा की आवश्यकता होती है, और जिसके लिए इस किंडरगार्टन प्रणाली का आविष्कार किया गया। तो बच्चों का संपूर्ण विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, सामाजिक, नैतिक सभी विकास, यानी उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की ओर जो किंडरगार्टन प्रणाली है वो ध्यान देती है। तो ये उसकी एक बड़ी अच्छी विशेषता है। दूसरी चीज है कि ये जो पद्धति है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी कहीं ना कहीं बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों की रुचि, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो चीजें हैं कि बच्चा, सब बच्चों की अपनी रुचि अलग होती है, अपनी योग्यता, उनकी क्षमता के अनुसार वो बच्चे अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है और उसमें बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर दिया जाता है, उन्हें सीखने का अवसर दिया जाता है। बच्चे अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार कोई भी चीज सीखते हैं। अगली चीज है कि उनको शारीरिक दंड नहीं दिया जाता। इस पद्धति में जो फ्रोबेल है उन्होंने शारीरिक दंड का विरोध किया। उन्होंने कहा बच्चों को प्रेम और सहानुभूति की जरूरत होती है, उन्हें किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती या दंड नहीं देना चाहिए। कोई भी चीज सिखाने के लिए बच्चों को दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ आप प्रेम के साथ जितना व्यवहार करेंगे बच्चे उस चीज को अच्छे से सीखेंगे। तो बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, उनके साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगली चीज जो हमारी पद्धति है वो ये उनका ये मानना है, इस पद्धति के द्वारा इसमें जो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? शिशु है। क्योंकि जो बच्चा है वही इस पद्धति का मेन बिंदु है। बच्चों के ही अनुसार इसमें शिक्षा दी जाती है। बच्चे क्या चाहते हैं, कैसी उनकी रुचि है, कितनी उनकी क्षमता है, कितनी उनकी योग्यता है, उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अलग अलग सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो ये जो प्रणाली है वो इस प्रणाली में जो शिक्षा का जो केंद्र होता है वो बच्चा होता है।
उसके अलावा इसमें बच्चों के शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। बच्चे सब एक साथ, बच्चों को पहले खेलने का भी अवसर दिया जाता है, बच्चों को खुले वातावरण में घूमने का अवसर दिया जाता है, क्योंकि फ्रोबेल चाहते थे कि बच्चों को सबसे पहले बात तो एक उनके अच्छा वातावरण उपस्थित किया जाए, कि बच्चे जो फ्री होकर के खेले, बच्चे स्वतंत्र होकर के खेले, तो बच्चों का, ताकि उनका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए। इसके अलावा ये पद्धति जो है वो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है। बच्चे कोई भी चीज़ देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं कि कैसे वो चीज़ करनी है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं और स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके अलावा जो ये पद्धति है, इससे बच्चों का मानसिक विकास भी होता है, कि बच्चों को खेलने के साथ साथ बच्चों को भाषा ज्ञान, शब्द का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, उसके अलावा गणित वगैरह जो संक्रियाएं वो भी सिखाई जाती है, संगीत आदि का भी बच्चों को सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खेल के माध्यम से ही बच्चों का मानसिक विकास भी इस पद्धति के द्वारा होता है। उसके अलावा इसमें एक गुण हम ये भी कह सकते हैं कि इस पद्धति के द्वारा बच्चों में स्वावलंबन, आत्मविश्वास, श्रमशीलता, सहयोग, सहनशीलता जैसे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। जब बच्चे एक दूसरे बच्चों के साथ मिलते हैं, आपस में खेल कूद करते हैं, तो बच्चे एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। उनके साथ उनके अंदर, एक बच्चे को देख करके दूसरे बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास भी डेवलप होता है, थोड़ा उनको कार्य करने की भी आदत होती है, थोड़ा पेशेंस भी रखते हैं वो बच्चे कि हाँ, हमने अपनी चीज़ दूसरों को दी है, दूसरा बच्चा अभी हमें वो चीज़ वापस कर देगा, या हमें इतनी देर यहाँ बैठना है, उसके बाद हमें ये चीज़ मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे सामाजिक गुण है, इस पद्धति के द्वारा उसका भी विकास होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इस पद्धति में बच्चों में कल्पना, निरीक्षण, ध्यान, चिंतन जैसी शक्तियाँ भी विकसित होती हैं। इस पद्धति के द्वारा बच्चे जो है वो थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, कुछ विचार करते हैं किसी चीज़ पे, कोई कंसंट्रेशन करते हैं, ध्यान करते हैं जब कोई चीज़ टीचर्स दिखा रहा है बच्चों को, या बच्चों को सिखा रहा है, थोड़ा चिंतन भी करते हैं। ऐसी जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, वो भी बच्चे जो है, जो चीज़ वो घर में रह करके नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें भी इस पद्धति के द्वारा उस बच्चों के अंदर ऐसी शक्तियाँ भी जो है वो विकसित होती हैं। उसके अलावा बालवाड़ी जो पद्धति है, उसमें प्रकृति निरीक्षण द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बच्चों को जो बगीचा है, या जहाँ पे बच्चों के लिए ये स्कूल बना है, वहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। बच्चे खुश होते हैं, झूलों पे चढ़ते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, पेड़ की पत्तियाँ तोड़ते हैं, या चिड़ियों को देखते हैं। तो कुछ चीज़ें वो निरीक्षण करते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, और उन्हीं के द्वारा भी बच्चों को शिक्षित किया जाता है, कि उनके बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो बच्चों को खेल के माध्यम से या प्रकृति निरीक्षण के द्वारा भी बच्चों को शिक्षित किया जाता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि बालवाड़ी पद्धति में शिशुओं की आंतरिक शक्तियों के संवर्धन पर विशेष जोर दिया जाता है। जो बच्चों के अंदर कुछ आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उनको बाहर लाया जाता है, उनका प्रकटीकरण किया जाता है। बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती है, उससे संबंधित बच्चों को कुछ रचनात्मक कार्य करने को कहा जाता है। कोई गीत के माध्यम से बच्चों को कोई कहानी को कह दिया जाता है कि आप इसको गीत के माध्यम से बनाया जाए, कोई कविता है उसको गा करके सुनाया जाए। तो क्या होता है, जो बच्चों के अंदर एक आंतरिक शक्तियाँ छिपी होती है, वो बाहर आती है और उसका विकास होता है। उसके अलावा ये जो प्रणाली है, उसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाता है। बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें, बच्चों को व्यवसाय से संबंधित जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाती है, कुछ बच्चों को क्राफ्ट वगैरह की शिक्षा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो बालवाड़ी पद्धति है वो व्यवसायिक प्रशिक्षण पर भी बल देती है। उसके अलावा बच्चे जो है वो स्वयं सीखने पर बल देते हैं, कि क्रिया करने का अवसर दिया जाता है, बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाता है इस विधि के द्वारा। ये भी एक उसकी बहुत बड़ी एक विशेषता या क्वालिटी हम कह सकते हैं, कि बच्चे स्वयं करते हैं किसी कार्य को। जब बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, बच्चे पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, और बच्चों से कहा जाता है कि आप उस कार्य को करते हैं। जब बच्चे खुद ही उस कार्य को करते हैं तो वो उनकी रुचि के अनुसार होता है। तो जब बच्चे वो उस कार्य को करते हैं, तो उस करे हुए कार्य के द्वारा जो उन्हें अनुभव प्राप्त होता है, जो चीज़ वो सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो वो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, क्योंकि वो उनके द्वारा खुद का किया हुआ होता है, अपनी खुशी से किया होता है, अपनी स्वतंत्रता के आधार पर बच्चे करते। तो ये जो हमारी बालवाड़ी या किंडरगार्टन प्रणाली है, वो भी जो है वो उसके अंदर बहुत सारी विशेषताओं के साथ, कुछ बहुत सारे गुण विद्यमान होने के साथ, इस प्रणाली के अंदर कुछ दोष भी हैं या कुछ कमियां भी हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पद्धति में क्या गुण या कुछ दोष है। तो हम कह सकते हैं कि बालवाड़ी पद्धति में यदि गुण है
तो इस पद्धति में कुछ दोष भी है, जिनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि फ्रोबेल द्वारा जो प्रयुक्त शिक्षण पद्धति वो नवीन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। बच्चे जो है वो आज के समय में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। यदि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ खेल का ही ज्ञान कराते हैं, जो आजकल की हमारी जो नवीन परिस्थितियां हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ये जो पद्धति है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानी गई है। दूसरी चीज़ है कि फ्रोबेल पद्धति का जो क्षेत्र है वो सीमित है। वो बच्चों को सिर्फ कहानी के माध्यम से, उपहार के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से बच्चों को खेलने पर जोर देते हैं, बच्चों को स्वतंत्रता की। और आज की यदि हम आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए कोर्स है, बहुत ज़्यादा उनको सिखाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस पद्धति का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित है, वो बहुत ज़्यादा व्यापक रूप नहीं है। बच्चों को बहुत कम दायरे में उन चीज़ें सीखने का अवसर मिलता है। अगले हमारा पॉइंट है कि जो फ्रोबेल पद्धति द्वारा सभी विषयों का शिक्षण संभव नहीं है। इसके द्वारा हम यदि कहें तो सारे विषयों का ज्ञान कराया जाता तो ये संभव नहीं है। इसमें छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को सिर्फ खेल के माध्यम से भाषा का, गणित का या कुछ शब्द का ज्ञान ही कराया जा सकता है। बहुत ज़्यादा किसी हम विषयों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे पाते। तो और अगला हम एक दोष कह सकते हैं कि जो बालवाड़ी पद्धति या किंडरगार्टन प्रणाली है इसमें जो प्रयुक्त गीत पुराने हैं जो सभी स्थानों व समय के लिए उपयुक्त नहीं है। आजकल के बच्चे जो दूसरी तरीके से कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, थोड़े एडवांस तरीके की चीज़ों को चाहते हैं, तो ये जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसमें जो गीत का माध्यम है वो एक घिसा पिटा है। सभी टीचर्स उसी टाइप की गाने के लय को या लय सुर के साथ ही उसी चीज़ को सिखाती है। तो वो बच्चे बहुत समय से वही चीज़ें सुनते आ रहे हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी बोरिंग होने लगा है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो सभी समय और सभी स्थान के लिए वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं माना गया। और ये पद्धति जो है वो बहुत व्ययपूर्ण है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इस स्कूल में जो बच्चे हैं, बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो बहुत खर्चीली है। बच्चे सभी जो नॉर्मल बच्चे हैं या जिनके पास आर्थिक रूप से जो बहुत बच्चे सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने व्यय किया है। कई झूलों की व्यवस्था या कुछ बहुत सारे उपहारों की व्यवस्था या अच्छे इस टाइप के चीज़ों का ध्यान रखा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा व्ययपूर्ण है और ये सभी के लिए उचित नहीं है। तो अभी हमने जो से पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बालवाड़ी के बारे में बताया था कि जो किंडरगार्टन प्रणाली क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी हमारे जो सिद्धांत क्या है। उसके अलावा आज हमने पढ़ा है कि बाल किंडरगार्टन प्रणाली है कि उसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ है और उसके अलावा उसमें कुछ कौन कौन सी कमियां हैं। धन्यवाद।